रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रानी अपनी सास रेणुका और दो ननद गीता सीता के साथ रहा करती थी। रानी का पति रोहित शहर से बाहर रहता था। ऐसे ही एक दिन रेणुका अपनी बहू से कहती है, बहू, ओ बहू, जरा रोहित को फोन तो लगा, इसको मैं बताऊं। बहुत बाहर काम में बिजी रहता है ना ये। आज मैं इसको बताती हूँ कि फैमिली क्या होती है। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। रानी हंसते हुए रोहित को फोन मिलाकर फोन अपनी सास को दे देती है, जिसके बाद रेणुका अपने बेटे से कहती है, हेलो रोहित, अरे तेरे अंदर शर्म नाम की चीज है या नहीं? क्या हुआ माँ, आप मुझ पर इतना क्यों भड़क रही हो? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है जो आप मुझ पर इतना चिल्ला रही हैं? क्या कर दिया? अरे ये पूछ कि क्या नहीं किया है। तेरी बहन की शादी होने वाली है, पर तू अभी तक घर नहीं आया है। तेरा घर आने का मन भी है या नहीं? वहाँ ऐसा भी क्या है जो तू घर नहीं आना चाहता है? माँ, आप मुझे कुछ बोलने का मौका देंगी या नहीं? यहाँ काम रहता है, मैं इसीलिए नहीं आ पाता हूँ। और एक आप है जो कि कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है। और कब है सीता की शादी जो आप मुझ पर इस तरह भड़क रही हैं? अगले 1 हफ्ते बाद है। तू सीता का भाई है, कम से कम घर आकर अपनी बहन की शादी को संभाल तो। तू भाई है उसका। जब भाई ही बहन की शादी में नहीं रहेगा तो मैं किससे उम्मीद कर सकती हूँ? मेरा तो एक ही बेटा है, वो भी मेरे पास नहीं रहता है। और जब मैं उसको आने को बोलती हूँ तो वो मुझ पर चिल्लाने लगता है। माँ, ऐसा नहीं है। अच्छा सॉरी माँ, माफ कर दो, मैं कल ही आता हूँ। रोहित फोन रख देता है और अगले ही दिन अपने घर आ जाता है। रोहित को देखकर सभी खुश होते हैं। साथ ही रेणुका भी अपने बेटे को अपने घर देखकर बहुत खुश होती है, पर वो उसे जरा भी नहीं जताती और मुंह फुलाकर बैठी रहती है। ये देख रोहित अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ देखो, आपका इकलौता लड़का आ गया है, अब गुस्सा थूक भी दो ना। रोहित अपनी माँ को बार बार बनाता है, पर रेणुका नहीं मानती। जिसके बाद रोहित अपनी माँ को सुनाता हुआ अपनी पत्नी से कहता है, वैसे रानी, तुम्हें पता है मैं यहाँ अपना ट्रांसफर करवा कर आया हूँ, क्योंकि मेरी माँ को पसंद नहीं था कि मैं अपने घर से दूर रहकर काम करूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि माँ को ही सरप्राइज दे दूँ, पर माँ तो गुस्से में है। नहीं नहीं, माँ गुस्से में नहीं है। क्यों माँ, सही बोल रही हूँ ना? अरे नहीं तो क्या मेरी बहू कभी गलत होती है भला? तीनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर सीता और गीता आ जाती हैं और अपने भाई को देखकर खुशी से उछलते हुए कहती हैं, ओहो भैया, आखिरकार आप आ ही गए। आपको पता है आपको कितना मिस कर रही थी मैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि तू मुझे बहुत मिस कर रही थी। वैसे मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। मेरे बैग में तुम सभी के लिए सामान रखा है, तुम ले लेना। रोहित वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अब जब रोहित फ्रेश होकर आता है तो सभी बैठकर खूब बातें करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रेणुका के घर में सीता की शादी की जोरदार तैयारियां होने लगती हैं। शादी का दिन था, सभी अपने अपने कामों में बिजी थे। तभी गीता का फोन बजता है और उसका फोन सीता उठा लेती है। हेलो कौन? हेलो हेलो कौन? अरे भाई कौन हो? सीता बार बार फोन पर हेलो बोल रही थी, पर उसे किसी की आवाज नहीं आती और इस तरह वो फोन रखकर चली जाती है। उसके जाने के बाद एक बार फिर गीता का फोन बजता है और इस बार अपना फोन गीता ही उठाती है और कहती है, हेलो अनुज, अभी मैं बिजी हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। पर गीता, मुझे तुमसे और तुम्हारे घर वालों से मिलना है और उनसे तुम्हारे बारे में बात करनी है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ ना कि मैं यानी कि उनका छोटा दामाद उनकी बेटी से कितना प्यार करता है। अनुज, आज मेरी बहन की शादी है और इस शादी ब्याह के समय में अपनी बहन की शादी में कोई अड़चन नहीं डालना चाहती हूँ। और वैसे भी जब मैंने तुम्हें कहा है कि दीदी की शादी होने के बाद मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवा दूंगी, तो तुम क्यों नहीं मानते? चलो कोई बात नहीं, तुम मुझसे मिलवाओ या ना मिलवाओ, आज तो मेरी मुलाकात सभी से हो ही जानी है। आखिर मैं दूल्हे का छोटा भाई जो हूँ। अनुज प्लीज ना, आज कुछ नहीं। अनुज और गीता आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी ये सारी बातें सुनते हुए रानी यानी गीता की भाभी आ जाती है और उससे कहती है, गीता, किससे बात कर रही हो तुम? और ये प्लीज बोलकर तुम किससे रिक्वेस्ट कर रही हो? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ। देखो गीता, मैंने सारी बात सुन ली है, तो अब मुझे शांति से सारी बात बता दो, क्योंकि आज मैं दूसरी ननद की भी शादी है और उसकी बारात आने वाली है। तो मैं अपनी ननद की बारात में कोई हंगामा नहीं चाहती, इसलिए मुझे बता दो।
अरे भाभी मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ, ना ही मैं किसी से बात कर रही थी और वो तो बस यूं ही। बार बार पूछने पर भी गीता अपनी भाभी को कुछ नहीं बता रही थी और इसलिए रानी गीता का फोन उसके हाथों से ले लेती है और फोन पर अनुज से बात करती है। हेलो, कौन? नमस्ते भाभी जी, मैं और गीता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर ये अपने घर वालों को बताने से डरती है। उसको लगता है ना कि आप लोग हमारे प्यार को नहीं समझेंगे। भाभी, मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और ना शायद आप मुझे बहुत जल्द जानने वाली हैं। रानी उसकी पूरी बात सुनती है। रानी उसे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रेणुका उसे आवाज लगाकर अपने पास बुला लेती है। रानी जाते वक्त गीता से कहती है, गीता, इस बारे में मैं तुमसे बात करूंगी, पर याद रहे कि यह बारात नीचे खड़ी है और मेरी ननद की बारात में कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। बारात आ गई, इसका मतलब है कि अनुज भी आ गया है। हे भगवान, आज बस ये कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे। गीता अपनी भाभी की बात का कोई जवाब नहीं देती और वो भी बारात का स्वागत करने दरवाजे पर चली जाती है। बारातियों का स्वागत काफी अच्छे से होता है और सीता अपने दूल्हे के साथ जयमाला के लिए स्टेज पर आती है, तो वहीं अनुज और गीता डांस स्टेज पर एक साथ डांस कर रहे थे। उन दोनों को ऐसे डांस करता हुआ देख लोग आपस में ही बातें करना शुरू कर देते हैं। अनुज और गीता डांस कर रहे थे। अनुज गीता को कभी कमर से पकड़ता तो कभी उसके रुपट्टे को खींचता और ये सब कुछ गीता का भाई रोहित देख लेता है, जिसके बाद अब वो भी स्टेज पर आ जाता है और अपनी बहन को साइड करके अनुज को एक जोरदार चाटा मारता है। ये देखकर सभी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और अब लड़की और लड़के वालों के बीच में हाथापाई होने लगती है। इस तरह सीता की शादी में हंगामा हो जाता है। ये देख रानी अपने पति को रोकते हुए कहती है, रोहित जी, क्या हुआ? इस तरह क्यों लड़ाई कर रहे हो और आप इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? इसने मेरी बहन को छेड़ने की कोशिश की है, उसके साथ डांस कर रहा था। तो डांस ही तो कर रहा था, बस इसमें बुराई ही क्या है? बुराई ये है कि ये कभी उसकी कमर पकड़ रहा था तो कभी उसका दुपट्टा। मेरा तो मन करता है इसको मार ही दूं, जो ये इस तरह इसके साथ डांस कर रही थी। रोहित की ये बात सुनकर अब रानी समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि अनुज है और अब वो अनुज से कहती है, तुम अनुज हो? जी भाभी। रानी, तुम इसको कैसे जानती हो? मैं इसको कैसे जानती हूँ? अरे, इसके ऊपर हाथ उठाने से पहले एक बार अपनी बहन से तो पूछ लेते कि ये है कौन और इसके साथ ही ऐसे डांस क्यों कर रही है। इस बारात में हंगामा करने वाला ये अकेला नहीं बल्कि तुम्हारी बहन भी शामिल है। गीता, तुम अपने भैया को सब कुछ खुद बताओगी या मैं बताऊं? सभी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी दूल्हा आ जाता है और अनुज को देखकर रोहित से कहता है, रोहित भैया, आपने मेरे भाई पर हाथ कैसे उठाया और आपकी हिम्मत कैसे होगी मेरे भाई पर हाथ उठाने की? ये तुम्हारा भाई है? जी हाँ, ये मेरा भाई है। गीता, अनुज? हाँ, अनुज जीजा जी का भाई है भाभी। अरे क्या चल रहा है ये? रोहित की बात सुनकर गीता अपने भाई को सब बता देती है, जिसके बाद रोहित को अपनी गलती पर अफसोस होता है और वो अनुज से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो अनुज, मैंने तुम्हें ना जाने कितना गलत समझ लिया था। नहीं जानता था कि तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो। कोई बात नहीं भैया, जो मार मुझे पड़नी थी ना वो अभी पड़ गई, इसलिए अब मैं ना पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ कि मेरी शादी तो गीता से ही होगी। उसकी बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं। अमीशा एक बहुत ही सेक्सी लड़की थी जिसे हमेशा ही बोल्ड लुक में रहना बहुत ज्यादा पसंद था। एक बार अमीशा को काम के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ता है, जहां वो एक सूरज वर्मा नाम के एक बहुत ही हैंडसम से लड़के के घर पर कमरा किराए पर ले लेती है। सूरज के घर में उसकी माँ शांति और बीवी मोहना रहा करते थे। मोहना बहुत ही ज्यादा सहज स्वभाव की महिला थी, साथ ही वो अमीशा को अपने परिवार का सदस्य ही समझती थी और उसे अपनों की तरह प्यार दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तब, और अमीशा, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? जी सब ठीक है, बस थोड़ा आने जाने में दिक्कत होती है। आप तो जानते ही है ना कि मुंबई के लोकल का क्या हाल है। हाँ हाँ, ये तो है। अरे तो क्या हुआ, एक दो धक्के खाने से कौन सा पहाड़ गिर जाता है, बाकी दुनिया भी तो जाती ही है ना। जी आंटी जी। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ। बाय मोहना, बाय सूरज। अरे रुको अमीशा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, आज मैं उसी तरफ जा रहा हूँ।
अमीशा सूरज के साथ कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद सूरज गाड़ी को एक पार्क के साइड में रोक देता है और दोनों बाहर निकलते हैं कि तभी अमीशा उससे कहती है, यार तुम्हारी मम्मी हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? बेबी क्यों गुस्सा करती हो? माँ ताने देती है तो देने दो ना, उनका बेटा भी तो तुमको प्यार देता है इतना। हटो परे तुम, उनके आगे तो तुम भीगी बिल्ली बन जाते हो, जरा कुछ नहीं कहते मेरे लिए। जान क्या करूँ, मेरी भी तो मजबूरी समझो ना। वैसे ऊपर वाला बहुत मेहरबान है मुझ पे। अच्छा जी, वो क्यों? अरे तुम जैसी टोटल लड़की को मेरी किराएदार बना दिया, सारी सोसाइटी में मेरा नाम फेमस करा दिया तुमने। दोनों एक दूसरे के साथ में पूरा दिन बिताते हैं। शाम को एक साथ ही वापस घर भी जाते हैं। उनको ऐसे एक साथ देखकर शांति बोलती है, क्यों रे नासपीटी, मेरा बेटा तेरा ड्राइवर है क्या जो तू उसके साथ आएगी और जाएगी? अरे नहीं माँ, मैं घर आ रहा था तभी मुझे अमीशा रास्ते में मिल गई, इसलिए साथ आ गए। शांति की बातें सुनकर अमीशा गुस्से में मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। सभी लोग रात को खाना खाकर सो जाते हैं और करीबन रात के 2 बजे सूरज चुपके से अमीशा के कमरे में जाता है और पीछे से उसे हक कर लेता है और फिर बोलता है, अरे बाबा गुस्सा मत करो, देखो मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे साथ, आंखें बंद करो, मेरे पास एक तोहफा है तुम्हारे लिए। क्या तोहफा है? बताओ जरा। ये लो चाबियाँ तुम्हारे नए घर की मेरी जान। मेरा नया घर? सच में? आई लव यू सो मच। इतना कहकर अमीशा उसके करीब जाती है और उसे जोरों से हक कर लेती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। वक्त बीतता जाता है और अमीशा भी नए घर में शिफ्ट हो जाती है। अब सूरज काम पर ना जाकर सारा टाइम अमीशा के साथ उसके घर पर ही गुजारता है। ऐसे ही एक दिन अमीशा उससे कहती है, जान, मैं क्या कह रही थी कि इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ, क्यों ना हम एक किराएदार रख लें? क्यों बेबी, मैं हूँ तो तुम्हारे पास। पर तुम हर वक्त तो नहीं होते ना मेरे साथ। सामने वाली पड़ोसन बता रही थी कि कोई लड़का है जिसे रूम चाहिए। नहीं, लड़का तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बेबी, तुम्हें मुझ पर और मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है क्या? अरे खुद से भी ज्यादा है, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद अमीशा अपनी पड़ोसन के घर जाती है और उससे लड़के के बारे में पता करती है। कुछ देर के बाद निशांत नाम का एक बहुत ही ज्यादा डैशिंग सा लड़का अमीशा के घर की डोरबेल बजाता है। अमीशा जब दरवाजा खोलती है तो सामने निशांत खड़ा होता है और उससे कहता है, जी मैं निशांत, आपका नया किराएदार। मिसेस गोयनका ने बताया होगा। जी हाँ जी, आइए आइए। जी थैंक यू। जी आपका कमरा ऊपर है, साफ सफाई मैंने सब कुछ करवा दिया है। बाकी किसी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझे कह सकते हैं। निशांत अपना सारा सामान लेकर कमरे में चला जाता है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन अमीशा नाश्ता लेकर उसके कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वो नहाकर बाथरूम से बाहर आता है। अमीशा उसे देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। तभी निशांत उससे कहता है, अरे अमीशा जी, आप मुझे आवाज दे देते, मैं आ जाता, आपने तकलीफ क्यों की? अरे कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ अपने दोस्त के लिए। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जी नहीं, अभी तक सिंगल हूँ, कोई मिली ही नहीं आप जैसी। मेरे जैसी मतलब? आपकी तरह ब्यूटीफुल, ख्याल रखने वाली। खैर चलिए नाश्ता करते हैं, मुझे ऑफिस भी जाना है। निशांत की बातें अमीशा के दिल को छू जाती है। दोनों साथ में नाश्ता करते हैं और उसके बाद निशांत तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। निशांत और अमीशा की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है और उनकी नजदीकियां भी बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। जहां दिन में अमीशा अपना सारा वक्त सूरज के साथ बिताती, तो वही रात को वो निशांत के साथ एंजॉय किया करती थी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। ऐसे ही एक शाम मोना सूरज से कहती है, जी सुनिए, आपके ऑफिस से आपके बॉस का कॉल आया था। कह रहे थे आप आजकल ऑफिस नहीं आ रही हैं, पर घर से तो आप डेली ऑफिस के लिए निकलते हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, वो दरअसल मैं अपने लिए नई जॉब देख रहा हूँ,
बस इसीलिए। इतना कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है, पर मोहना को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, तो वो अपनी सास शांति से इस बारे में बात करती है। ऐसे ही एक शाम सूरज अमीशा को सरप्राइज देने का आइडिया सोचता है और बिना बताए तैयार होकर उसके घर जाता है। उसे इस तरह जाता देखकर मोहना और शांति उसका पीछा करने लगते हैं। जैसे ही सूरज वहाँ पर जाता है तो देखता है कि निशांत और अमीशा एक दूसरे की बाहों में हैं, जिसे देखकर अमीशा को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। अरे तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें नया घर दिया, अपनी जॉब छोड़ी, अपनी फैमिली के अगेंस्ट गया, और तुम अभी के अभी मेरा घर खाली करो। तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तभी वहाँ पर शांति और मोहना आ जाते हैं और सूरज की सारी बातें सुन लेते हैं। और फिर मोहना बोलती है, अच्छा तो ये है आपकी नई जॉब? अरे शर्म नहीं आई आपको एक बार भी ये सब करते हुए? और तुम कितनी कलंकनी औरत हो तुम। अरे तुम्हें मैंने अपनी बहन जैसा समझा था और तुम्हें जरा शर्म नहीं आई मेरे साथ ये खेल खेलते हुए? अरे जा, आज से मैं तुझसे सारे रिश्ते खत्म करती हूँ और मर गया तू मेरे लिए। शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। अरे भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे, किसी को। चलो ये तो गए, अब मिस्टर तुम भी निकलो इस घर से बाहर, क्योंकि ये घर अब तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। तभी अमीशा प्रॉपर्टी पेपर सूरज को दिखाती है और जिसे पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अमीशा ने वो घर अपने नाम पर करवा लिया था। इस तरह सूरज के पास ना तो उसका घर रहता है और ना ही उसके अपने यानी कि उसकी माँ और बीवी, जिसके बाद वो सारा जीवन पश्चाताप की आग में जलता रहता है। तो वहीं अमीशा निशांत के साथ खुशी खुशी अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।